कालसर्प दोष। कालसर्प दोष में आधुनिक मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में ये टॉपिक जोड़ा गया है। प्राचीन एस्ट्रोलॉजी के अंदर कहीं भी इस टॉपिक का वर्णन नहीं मिलता है। ये नई लगभग पिछले 50 सालों की खोज है। उससे पहले कहीं कालसर्प दोष नाम की कोई चीज हुआ नहीं करती थी। तो जो कालसर्प दोष होता है, ये मॉडर्न मैंने क्यों बोला, रीजन है इसके पीछे कि कालसर्प दोष का मतलब जो लोगों ने अपनी सोच से निकाला है वो केवल इतना निकाला है कि किसी चार्ट के अंदर यदि प्लेनेट एक नोड में बैठ जाए, अर्थात मान लीजिए ये चौथे भाव से लेकर 10वें भाव के बीच में सारे के सारे प्लेनेट हमारे बैठ जाएं। अगर मान लीजिए चौथे भाव में राहु है और 10वें भाव में केतु है और सारे के सारे हमारे एल्स प्लेनेट जो बच गए, इन दो के अलावा सातों के सातों प्लेनेट अगर इन्हीं भावों में बैठ जाए, तीसरे में, दूसरे में, पहले में, 12वें में, 11वें में या 10वें में, तो ये एक बाउंडेड एरियाज हो गया। हमेशा बोला क्या गया है कालसर्प दोष के बारे में, यदि प्लेनेट दो नोड्स के बीच में हो, नोड्स का मतलब हो गया इधर राहु और इधर हो गया केतु। राहु और केतु को नोड्स ही माना गया है। यदि इन दो नोड्स के बीच में प्लेनेट हमारे बैठ जाते हैं तो उस कंडीशन में लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया कि प्लेनेट संघर्ष कर रहे हैं उस कुंडली में, या उस व्यक्ति को बार बार संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है किसी भी रिजल्ट्स को लेने में। अच्छा, अब यहां से दो बातें निकल के आती हैं। पहली बात निकल के आती है कि कुंडली के अंदर जितने ज्यादा मैक्सिमम फैलाव करके ग्रह बैठेंगे, फैलाव से मतलब है बिखर के ग्रह बैठेंगे, अलग अलग भावों में ग्रह बैठेंगे, उतना ज्यादा बैलेंस कुंडली कहलाएगी। तो कालसर्प दोष में पहली नियम की बात तो ये है कि कभी भी आप जब कुंडली देखते हैं, जनरली आमतौर पर यदि कुंडली में कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा है तो वहां ये मतलब नहीं है कि बंदा राइज नहीं कर सकता या अच्छे रिजल्ट नहीं ले सकता। इस बात के सहमति पे मैं नहीं हूं, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस भी मैंने देखा है और ये एक्सपीरियंस भी देखा है कि संपूर्ण कालसर्प दोष जो होता है, पहले आप समझ लीजिए कि संपूर्ण कालसर्प दोष का नाम दिया गया शास्त्र में। एक दिया गया आंशिक कालसर्प दोष, ऐसे ही आंशिक मंगलिक, पूर्ण मांगलिक, ये सब वर्ड निरर्थक हैं। या तो योग बनता है या नहीं बनता है, सीधा फंडामेंटल। बट कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि यजमान के सामने हमें कुछ चीजों को बड़े स्पष्ट तरीके से नहीं बताना होता है, तो वहां कई बार आंशिक का योग बन जाता है। तो पहले मैं वो भी समझा देता हूं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए आपका जुपिटर, दोनों के दोनों प्लेनेट हमारे राहु और केतु चौथे और 10वें भाव में बैठे हैं और बाकी बचे हुए प्लेनेट, मान लीजिए मैंने यहाँ पे मून बैठा दिया, सन मरकरी यहाँ बैठा दिए। यस, देखिए दो तरह से कालसर्प दोष का निर्माण होता है। एक होता है पूर्ण कालसर्प दोष, एक होता है आंशिक। अब पूर्ण और आंशिक के अंदर क्या फर्क है पहले समझ लीजिए। जब भी कोई पूर्ण कालसर्प दोष की बात करेंगे तो जो हमारे राहु और केतु हैं, बचे हुए प्लेनेट इन नोड्स के इन बिटवीन आएंगे, इन नोड्स के इन बिटवीन आएंगे, अंदर आएंगे। अर्थात एग्जांपल पे समझ लीजिए, मेरा मून चौथे भाव में बैठा है, सूर्य मरकरी मेरे दूसरे भाव में है और मेरा जुपिटर मेरा बैठा है 29 डिग्री का और केतु बैठा है मेरा 1 डिग्री का। अब बाकी प्लेनेट सब यही है, वीनस को भी डाल दीजिए, सैटर्न को भी डाल दीजिए, जो भी बच गए अपने जो भी प्लेनेट है वो सब मैंने अंदर डाल दिए। अब यहाँ कैसे देखना होता है, जनरल तौर पर लगन कुंडली इस चीज का फैसला करती है कि कालसर्प दोष है या नहीं।
लगन कुंडली में अगर राहु और केतु के बीच में प्लैनेट सारे आ रहे हैं, जनरल देखने के लिए अब समझ लीजिए मेरी बात। अब देखिए राहु और केतु के इन बिटवीन आपको सारे प्लैनेट दिख रहे होंगे, ये हो गए इन बिटवीन, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा कि हाँ भाई जनरली देखने में ये कारक दोष का निर्माण हो रहा है। परंतु जब इसे आप डिग्री वाइज चेक करेंगे, क्योंकि डिग्री वाइज ही फैसला होता है फाइनली कि दोष बनेगा या नहीं बनेगा। आप देखेंगे केतु की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री, और जुपिटर की कितनी है, 29 डिग्री। ये दोनों बैठे एक भाव के अंदर हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यदि कारक दोष में जो प्लेनेट साथ बैठा हुआ है और यदि उन प्लेनेटों के बीच में 8 डिग्री का डिफरेंस है, प्लस माइनस 8 डिग्री का डिफरेंस है, तो वो आंशिक कालसर्प दोष में चला जाएगा। जुपिटर आपने 10वें में बिठाया था। हाँ, जुपिटर 10वें में है, ठीक है। तो ये कहां चला गया, जुपिटर 29 डिग्री का है और केतु 1 डिग्री का है, बेटे मकर राशि में ही है, परंतु दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 28 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये वैलिड नहीं है कि कालसर्प दोष है, ये केवल आंशिक कालसर्प दोष हुआ। और यदि इस सारे कॉम्बिनेशन में से केवल एक प्लेनेट भी आउट हो जाता है, चाहे वो मून ही हो, तो वह कोई सा भी दोष नहीं है। लोग क्या करेंगे, चंद्रमा या कोई प्लेनेट बाहर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं कि यह आंशिक है। वो एक भी प्लेनेट यदि आउट हो जाता है कोई सा भी, तो वह प्लेनेट, वो जो योग बनने का निर्माण है वो पूर्ण रूप से कट जाता है, उसे कालसर्प दोष नहीं कहा जाएगा। जैसे चंद्रमा बाहर निकल गया, इस कंडीशंस पर कोई कालसर्प दोष का निर्माण नहीं है, क्योंकि कंडीशन यही है, यदि कोई भी प्लेनेट डिग्री वाइज या राशि वाइज अपनी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो निर्माण नहीं होता। डिग्री वाइज और सर राशि वाइज, अगर मान लो चंद्रमा या 11वें भाव में आया था तो ये आपको खता कोई सा भी नहीं बनता, ठीक। अब ये डिग्री वाइज राशि तो सेम है, राशि तो मकर ही है, परंतु डिग्री वाइज क्या हो गया, अलग हो गया। तो किस में चला गया, ये आंशिक में। रीजन, क्योंकि वो राशि सेम है। अगर ये यहाँ 1 डिग्री का भी होता है जुपिटर अगली राशि में, तो ये आंशिक और पूर्ण दोनों क्रॉस हो जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये नहीं है निर्माण। मतलब 5 या 10 डिग्री का 5 नहीं, केवल आप प्लस माइनस 8 डिग्री तक का ये योग बोला गया शास्त्र में, कोई 5 का और 10 का चक्कर नहीं है। तो 8 डिग्री ऑर्बिट 8 डिग्री की मानी जाती है प्रॉपर इस केस में। 8 से कम होगी तो, और 8 से ज्यादा तो हो गई। अब लिखना शुरू करिए। यदि कालसर्प दोष किसी कुंडली में निर्माण हो रहा हो तो जातक को क्या उपाय करने चाहिए। अब देखिए, इनके नाम हैं अलग अलग। 12 कालसर्प दोषों को नाम दे दिया गया बेमतलब। बेमतलब किसी का निरंजन कालसर्प दोष बना दिया, किसी का शंख पुष्प और पदम, ये सब कालसर्प दोषों के नाम रख दिए। तो इसका लॉजिक कहीं शास्त्र में मिलता नहीं, अपने को भी नहीं पता कहां से निकल गया है। बट अपने को ये पता है, यदि राहु पहले भाव में बैठा और केतु 7वें भाव में बैठा हो, और चाहे प्लेट इधर से बैठ जाए एक साथ और चाहे इधर को बैठ जाए एक साथ, तो कालसर्प दोष बन जाएगा। ऐसे केस में क्या उपाय करना चाहिए, हेडिंग डाल लीजिए। पहले प्रथम भाव, ऐसे लिखिए शॉर्ट में, प्रथम भाव में राहु एंड सेवंथ में केतु। तो हम क्या रेमेडीज करेंगे, रेमेडी नंबर 1 ऐसे लिखिए शॉर्ट में। प्रथम भाव पे राहु और 7वें भाव में केतु हो तो क्या करना चाहिए, लिखिए अपने वजन के बराबर जौ या गेहूं, जौ या गेहूं का दान करना चाहिए।
काम एक बार या हर साल? जितना हो सके जितना मैक्सिमम हर साल। करना है, हर साल करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। वैसे भी एक हमेशा ध्यान रखना, राहु और केतु के जो उपाय होते हैं वो ज्यादातर कंटिन्यू 43 दिन होते हैं, थोड़ा थोड़ा दान करते रहिए। एक पाव कर दिया, इतना। दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, अपने वजन के बराबर कोयला जल में प्रवाह करना चाहिए। जी। तीसरा पॉइंट लिखिए, मसूर की दाल और तांबे का एक सिक्का सफाई कर्मचारी को देना चाहिए। तांबे का सिक्का, मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल। किसको देना चाहिए? सफाई कर्मचारी, या गांव में भंगी टाइप का एक वर्ड बोला गया है, या हम यहाँ उसे सफाई कर्मचारी यूज करेंगे, उसको देना चाहिए। आगे लिखिए, एक और पॉइंट है इसमें सबसे इंपोर्टेंट, लगन में अगर राहु होता है, नारियल का दान करना चाहिए। जटा नारियल का पानी में बहाना चाहिए या दान करना चाहिए? जटा नारियल, जटा नारियल सूखा होता है हमेशा, जटा माने सूखा, जिसमें जल भरा रहता है, हाँ वही तो कहना है। वो जटा बोला जाता है। हाँ। अब आगे ऐसे ही हेडिंग बनाइए अगली, यदि दूसरे भाव में राहु हो और 8वें भाव में केतु हो, पहला पॉइंट, चांदी की ठोस गोलियां अपने पर्स में रखनी चाहिए। अब राहु दूसरे भाव में हाथी माना गया है, हाथी के पैर की मिट्टी कुएं में गिराएं। ये सब लॉजिकल, कोई मुझसे पूछने लगे कि ये लॉजिक क्या है, मुझे खुद नहीं पता है सबका लॉजिक। हाँ, ये जरूर है कि कालसर्प दोष में, अभी मैं इसके बाद जब बताऊंगा कि कालसर्प दोष में यदि बाउंडेड से मतलब है कि जो हमारा कालसर्प दोष इस कुंडली में निर्माण हो रहा है और सही से जो प्लैनेट बैठे हैं एक दूसरे के साथ युति कर रहे हैं, यदि वो विपरीत प्रवृत्ति के होंगे तो आपको जो दशा चल रही होगी वो बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट देती है। इसलिए कालसर्प दोष में हमेशा ये देखना चाहिए कि दशा किसकी है। यदि नैसर्गिक ए प्लैनेट की दशा चल रही है और बी प्लैनेट की हमारी लगन है तो हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया है कालसर्प दोष के केस में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि दशा किस चीज की है। यदि दशा सेम लगन, मैंने बताया ना, ए ग्रुप की लगन और बी ग्रुप की लगन होती हैं, ए ग्रुप की ही लगन हो और ए ग्रुप की ही दशा हो तो इजीली व्यक्ति कालसर्प दोष में भी आराम से काम करता है। पर और भी ज्यादा संघर्ष कब होता है? जब ए ग्रुप की लगन और बी ग्रुप की दशा हो। तो ऐसे केसों में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 3 लिखिए इसमें, जिनका राहु दूसरे भाव में होता है आप ध्यान रखना, वो उन लोगों को कान में सोना पहनना चाहिए। राहु दूसरे भाव में लिखवा रहा हूं अभी, दूसरे भाव का ये तीसरा पॉइंट है। आगे लिखिए, धार्मिक स्थान पर, जो धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर केसर का और चंदन का दान करें। केसर का और चंदन का दान करें। अब आगे लिखिए, यदि राहु तीसरे भाव में हो और केतु 9वें भाव में हो, राहु तीसरे भाव में और केतु 9वें भाव में लिखिए जी। आगे लिखिए, घर में हाथी के दांत को सोने में जड़वा के रखें। आगे लिखिए, इसी में यदि राहु तीसरे भाव में और केतु 9वें में है तो घर में कुत्ता पालना
ये जो उपाय हैं केवल यहीं तक सीमित हैं। मैं इसके भी खिलाफ हूँ, कुत्ते पालने के खिलाफ भी हूँ। वही कह रहे थे, कई जगह तो कई है। के अब साथ इसके लिए मैं ये कह दूं, इसमें आप मेरी तरफ से अमेंडमेंट है सीधा सीधा सा, कुत्ते की सेवा करें, कुत्ते को खाना खिला दें, वही काम बढ़िया है। पालने की बजाय आप लिखे कुत्ते को हमेशा, ये कुत्ते को भैरव का वो माना गया है कारक, तो आप कुत्ते को हमेशा खाना खिलाएं, रोटी दें, भोजन कराएं, सेवा करें, वो ज्यादा बढ़िया है इस पर पालना। ये मेरा अपना लॉजिक है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं, यहाँ कालसर्प दोष के टॉपिक में केवल इतनी बात है कि यदि राहु तीसरे भाव में होता है तो ज्यादातर लाल किताब में बोला गया है कि कुत्ता पालना चाहिए, वही रेमेडीज लगा दी गई है। लाल किताब ज्यादातर आगे पॉइंट नंबर 3 लिखें इसी के अंदर, संत वर्ग का, जो संत लोग होते हैं या तपस्वी लोग, संत वर्गों का हमेशा भोजपान कराना चाहिए। आगे लिखें, राहु चतुर्थ भाव में हो और केतु दशम भाव में हो, पहला पॉइंट है इसके अंदर, घर में चांदी की डिब्बी में शहद भरकर रखना चाहिए। आगे लिखें, पिसा हुआ धनिया जल में प्रवाह करें। और लास्ट पॉइंट लिखें, घर की छत का, जो घर की छत होती है उसका यूज कम से कम करें। यदि राहु किसी का चौथे भाव में है और यदि वो घर की छत का यूज करता है तो व्यक्ति को जीवन में आरोप प्रत्यारोप संघर्ष का सामना करना पड़ता है। सर ये उस बेस में है ना जिसमें कालसर्प दोष बढ़ रहा हो। हाँ, उस केस में यस। श्वेता मैडम आवाज म्यूट करिए। आगे लिखिए, राहु 5वें भाव में हो और केतु एकादश भाव में हो, 11वें भाव में हो। सबसे पहला पॉइंट लिखिए इसमें, शराब, व्यसन, मांस आदि से दूर रहें। अगला पॉइंट लिखिए, रात के समय 5 कौड़ी पीली कौड़ी सिराने रखकर प्रातः उठकर मंदिर में दान करें। हाँ, ये जितने भी कालसर्प दोष के उपाय होते हैं ये 7 दिन, 21 दिन और 43 दिन ऐसे चलते हैं। 7 दिन, 21 दिन, 43 दिन, इस प्रकार से चलते हैं हमेशा। अगला पॉइंट लिखें, केसर का तिलक करें। और एक बड़ा अजीब पॉइंट है वो भी लिख लें, यदि किसी का राहु 5वें में हो और काम ना बन रहा हो उसकी लाइफ में, उसे बहुत ज्यादा परेशानी आ रही हो, ये जर्नल बात बता रहा हूं, राहु 5वें भाव में हो और कोई काम ना बन रहा हो, गर्म दूध उबाले, उसमें सोना डाले, गर्म दूध उबालकर सोना उसमें डाले और फिर उसे पहन के जाए तो उसका काम बन जाएगा। आगे लिखिए, 6ठे भाव में राहु हो और 12वें भाव में केतु हो तो क्या करना चाहिए, लिखिए। सबसे पहला नंबर, मां सरस्वती की फोटो घर में स्थापित करनी चाहिए।
दूसरा पॉइंट, मां सरस्वती की फोटो पर नीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, मूंग मूंग होती है ना, मूंग दाल, हाँ जी। मूंग दाल जल में प्रवाहित करें। तो हरी वाली। हाँ जी। आगे लिखे अगला पॉइंट, 7वें भाव में राहु और लगन में केतु हो। चांदी की कोई ठोस वस्तु परमानेंट घर में रखें। ठोस वस्तु होनी चाहिए, थोड़ी भारी भरकम। सर कुसुलाल किताब तो आप ही करता है चांदी का क्या करना। आगे लिखे, शनिवार को 108 बादाम और 7 नारियल एक बार जल में प्रवाहित कराएं। और साथ हाँ जी। शनिवार को 108 बादाम और 7 नारियल अपने ऊपर से उतारकर जल में प्रवाहित करें। आगे पॉइंट लिखिए, अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु हो। बोलो। मेरे पास तो मेरे हस्बैंड की कुछ नहीं है, उनके उसके क्या है कि 7वें भाव में राहु है, पहले से केतु का सारे भाव की है, सारे लेकिन फिर चंद्रमा वहां भी है, चंद्रमा 8वें भाव में आ गया। नहीं, फिर काल फिर दोष नहीं कहा जाएगा। कोई भी देखकर वो यही कहता है कि आंशिक काल। हाँ, वो मैंने बताया ना, आंशिक से मतलब देखो, पंडित जी के पास जाओगे, बेचारा कुछ तो बताएगा, वो आंशिक कहेगा जब तुम उसे पैसे दोगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल अगर करना भी है, अगर राहु 7वें भाव में है तो सीधा सा आपको बदल, अगर किसी भी व्यक्ति के राहु 7वें भाव में होता है और लगन में केतु होता है तो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है कि केवल लेडीज से संयम बरते, लेडीज फीमेल से संयम बरते, क्योंकि राहु सप्तम पड़े हैं, ऊंच नीच बहुत करे हैं, ये सेंटेंस फिट बैठेगा। शादी से पहले हो तो शादी के बाद हो, कभी भी हो, तो आरोप प्रत्यारोप हमेशा फीमेल चार्ट से लगना है, इसका ध्यान रखें बस खाली। ठीक है ना। आगे लिखिए, अब राहु यदि अष्टम में हो और केतु द्वितीय में हो, तो क्या करना चाहिए, चांदी का एक कोई भी टुकड़ा चौरस टाइप का हमेशा अपनी जेब में रखें। काम न चलने की स्थिति में, व्यापार न चलने की स्थिति में, रोजगार न चलने की स्थिति में खोटे सिक्के पानी में बहाएं अपने ऊपर से उतार कर। खोटे सिक्के होते हैं जो चलना बंद हो जाए एक चीज, या कुछ कोई उनमें डिमार्केशन या कोई हिट मार दी गई हो सिक्कों में, मतलब छेनी लग जाए, हथौड़ा लग जाए, मुड़ जाए, तोड़ जाए, गर्म हो जाए, मतलब ये यूजलेस हो जाए, इधर तो खोटा सिक्का है। गाँव में सुना है ना, कई बार माता पिता जब ऐसी तरह की अजीब भाषा का प्रयोग कर दी तो हमारा सबसे खोटा सिक्का है। हाँ जी। और दूसरा लिखे इसमें, हमेशा हल्दी का तिलक लगाएं, नॉट केसर। आगे लिखिए, 9वें भाव में राहु हो और केतु तीसरे भाव में हो तो क्या करना चाहिए, कभी भी मुखिया की पदवी ना लें, ना घर में लें, ना पंचायत में लें, ना समाज में लें, वरना सिर पिटेगा ही पिटेगा। काल संतोष बनना है, वही तो मैंने पूछा था, ये तो बात है। दोष नहीं है, फिर भी ये ग्रह यहाँ बैठेंगे ना, इनका प्रभाव रहता है। जब भी मुखिया बनोगे सिर पिटेगा, जब भी कोई मतलब कोई ना कोई हानि होगी, जैसे ही अपने ऊपर जिम्मेदारी लोगे तो कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। सिर पे चुटिया अवश्य रखें।
बहते हुए पानी में चावल और गुड़ प्रवाहित करें। और लास्ट पॉइंट, घर में भाइयों से विवाद ना करें। चावल में गुड़ सर हाँ जी, उनका दान करें। भाई भाई बहन प्रतिदिन भाइयों से चला आगे लेके राहु 10वें भाव में हो और केतु 4थे भाव में हो, नीले काले रंग की टोपी या पगड़ी अवश्य पहने। मसूर की दाल व गुड़ जल में प्रवाहित करें। तुम्हारा बता सर टोपी नीले व काले रंग की टोपी या पगड़ी अवश्य पहने। दूसरा क्या था सर दूसरा था मसूर की दाल या गुड़, दोनों में से कोई भी एक चीज जल में प्रवाहित करें। और अगला पॉइंट है, दूध में गर्म सोना बुझाकर पीने से लाभ मिलेगा। वहां पहनने से लाभ था, ध्यान रखना, पीछे यहां पीने से लाभ है। आगे लिखिए, एकादश 11वें भाव में राहु हो और पंचम भाव में केतु हो, ब्राह्मणों को पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें। चांदी के बर्तनों का उपयोग ज्यादा करें। जल कम से कम पिए, उसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा पिए, मतलब अगर ना हो तो कम से कम जल तो पी लें। तामसिक, तामसिक बोले तो यहां पर जितना भी मीट है, मांस है या गलत व्यवहार है, इससे बचना चाहिए। तामसिक व्यवहार और भोजन से बचना चाहिए। आगे लिखिए, लास्ट पॉइंट, 12वें भाव में राहु हो और 6ठे भाव में केतु हो, रात को सोते समय लाल कपड़े में सौंफ व मिश्री बांधकर सिरहाने पे रखें।